नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास व्यक्तित्व स्वर्गीय जगदेव राम जी, उनके जीवन और उनकी विरासत पर बात करने वाले हैं। और आज हमारी कोशिश रहेगी जगदेव राम जी के उन शुरुआती सालों को समझने की। उनका गांव कैसा था, परिवार, हाँ, और वो वनवासी कल्याण आश्रम से कैसे जुड़े। जी वो जुड़ाव, और उस समय जशपुर का माहौल कैसा था, सामाजिक धार्मिक, उसको थोड़ा महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1952 में कल्याण आश्रम की स्थापना हुई, बाला साहेब देशपांडे जी ने की। हाँ, और उनका मकसद यही था कि आदिवासी समाज का कल्याण हो, उनकी जो अपनी पहचान है, संस्कृति है, वो मजबूत हो। जगदेव जी इसी मिशन से, इसी काम से जुड़े थे। कैसा था वो गांव, उनका घर? कोमोडो जशपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अच्छा, जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ। अच्छा, छोटा सा गांव था, ज्यादातर उरांव जनजाति के लोग रहते थे वहाँ। और जगदेव जी का घर बिल्कुल सादा। कैसा, मतलब मिट्टी का? हाँ, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, एक छोटा सा आंगन जहाँ गाय बैल बकरियां बंधी रहती थीं। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण माहौल। जी, एकदम सादा जीवन। उनकी जो परवरिश हुई वो बहुत ही सामान्य और जमीन से जुड़ी हुई थी, ये साफ दिखता है। गांव और घर का माहौल तो ऐसी सादगी भरा था, लेकिन उस सादगी में अपनेपन की झलक भी जरूर होगी। परिवार के लोग कैसे थे, खासकर जब मान लीजिए बाहर से कोई मेहमान आता था? परिवार बेहद विनम्र और सरल स्वभाव का था। एक किस्सा है किताब में, जब आश्रम के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे उनके घर, हाँ, तो उनकी माँ और बहन ने, जो पारंपरिक वनवासी तरीका है, तेल लगाकर उनके पैर धोए। अरे वाह। जी, और घर में जो भी था, मतलब रूखा सूखा ही सही, लेकिन बड़े प्रेम और आदर से परोसा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, ये तो गहरी संस्कृति दिखाती है। बिल्कुल। उनकी वो निश्चल आवभगत, वो अपनेपन का भाव, कुछ वैसा ही जैसे कहते हैं ना, शबरी ने प्रभु राम का किया था। सही बात है। और शायद उनके माता पिता को ठीक से अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अच्छा, वो बस इतना जानते थे कि वो देशपांडे जी के साथ हैं, कल्याण आश्रम में रहते हैं, बस। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतनी सादगी भरी पृष्ठभूमि से निकलकर वो फिर आगे कैसे बढ़े। उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के बारे में क्या जानकारी है? उनका जन्म तो 1949 में हुआ था, एक साधारण ओराओं किसान परिवार में। पिता अघनुराम, माँ बूचूबाई। कई भाई बहन थे। बचपन में जैसे होता है गांव में, खेतों में पिता का हाथ बटाते थे। और साथ साथ स्कूल भी जाते थे? अच्छा, स्कूल जाते थे जी। गांव में प्राइमरी शिक्षा पूरी की। फिर रोजाना जशपुर जाते थे। पैदल? पैदल। कितनी दूर पड़ता होगा? हाँ, रोज पैदल जाकर मैट्रिक पास की। बाद में जब वो आश्रम में शिक्षक बन गए थे, जी, तब उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर राजनीति शास्त्र में MA भी किया। अरे वाह, मतलब लगन थी पढ़ने की। बिल्कुल, सीखने की इच्छा बहुत प्रबल थी। और फिर ये कल्याण आश्रम और संघ से उनका जुड़ाव ये कैसे हुआ? ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ लगता है। हाँ, ये एक तरह से क्रमिक विकास था। पहले स्कूल आते जाते समय वो गायत्री परिवार के संपर्क में आए। अच्छा, पहले गायत्री परिवार, जी। फिर कल्याण आश्रम से जुड़े, खासकर शरदराव काले जी के जरिए उनका बहुत प्रभाव रहा। फिर उनके अपने गांव कोमोडो में ही संघ की शाखा शुरू हुई, तो उसमें भी वो सक्रिय हो गए। अच्छा, गांव में ही शाखा शुरू हुई? जी, और उन्होंने संघ शिक्षा वर्ग के 3 वर्ष पूरे किए। फिर 1968 में शरद जी ने ही उनको प्रेरित किया कि वो आश्रम के मिडिल स्कूल में शिक्षक के तौर पर जुड़ें। तो इस तरह वो आश्रम के काम में पूरी तरह शामिल हो गए। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। तो एक बात और, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? किताब में जिक्र है कि परिवार का दबाव भी था इस बात को लेकर। जी, परिवार तो चाहता था, जैसा कि होता है, पर जगदेव जी के मन में ये इच्छा बहुत गहरी थी कि वो अविवाहित रहकर ही अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाएं। अच्छा, ये संकल्प था उनका? हाँ, एक तरह का संकल्प। और इसी बीच वो आपातकाल वाला दौर भी आया, 1975 का। बिल्कुल, और उन्हें मीसा के तहत, वो जो उस वक्त का कानून था, रायडर जेल में बंद भी किया गया। अच्छा, जेल भी गए? हाँ, और वहां उन्होंने अनशन भी किया था। ये उनका जो एक दृढ़ चरित्र था उसे दिखाता है। और इसी दौर के आसपास उन्होंने तय किया कि वो शादी नहीं करेंगे, समाज सेवा के लिए। परिवार का दबाव तो रहा होगा? हाँ, दबाव तो था, लेकिन उनका मन समाज सेवा में ही था। तो जेल से निकलकर और ये निजी फैसला लेकर उनका पूरा ध्यान फिर संगठन पर ही आ गया होगा। हाँ, बिल्कुल सही। इसके बाद तो वो तेजी से आगे बढ़े, संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। जशपुर में संगठन मंत्री बने, फिर अखिल भारतीय मंत्री, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और आखिर में 1995 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इतने बड़े पद पर पहुंच गए।
ये जो शुरुआती जीवन था, ये अनुभव, उनका परिवेश, ये उनके बाद के नेतृत्व के लिए कितने निर्णायक साबित हुए? मेरे ख्याल से ये अनुभव ही उनकी असली पूंजी थे। वो सादगी, वो जमीन से जुड़ाव, हाँ, वनवासी संस्कृति की वो गहरी समझ और सेवा के प्रति वो अटूट समर्पण, यही सब उनके नेतृत्व का आधार बना। और फिर बाला साहेब देशपांडे जी के साथ देश भर में लगभग 15 साल तक घूमना सीखना। हाँ, ये भी एक बड़ा अनुभव रहा होगा। जी, वो उनके लिए एक तरह की लंबी कार्यशाला थी, जिसने उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। सही बात है। वो लगभग 25 साल कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रहे। इतना बड़ा पद, हाँ, 25 साल। पर कहते हैं कि पद का कोई असर, कोई गुरूर उनमें बिल्कुल नहीं था। एकदम सहज सरल व्यवहार। सही बात है। और ये सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं था, ये उनके जीवन का हिस्सा था। वो अंदर से ही ऐसे थे। जैसे वो एक किस्सा है ना इसमें, वो नासिक वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो चप्पल वाला किस्सा बहुत दिलचस्प है। वही कि नई चप्पल खरीदने के बजाय उन्होंने कहा कि पुरानी ही ठीक करवा लो। जी, और तर्क क्या दिया कि अभी ठीक करने से और 5-6 महीने तो चलेंगे। हाँ, 4 साल उसने साथ दिया है, उसको ऐसे ही कैसे फेंकें। मतलब कमाल की सोच है, एक निर्जीव वस्तु के प्रति भी ऐसा लगाव। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो चीजों को किस नजरिए से देखते थे। और इसी सादगी, इसी सहजता का नतीजा था देश भर के परिवारों से उन्हें एकदम अपनापन मिला। हाँ, माता पिता, बहन भाभी जैसा स्नेह मिला। और सोचिए, जब कार्यकर्ताओं ने ये देखा होगा तो उनका उत्साह कितना बड़ा होगा। सही बात है। काम को एक पारिवारिक सहयोग भी मिला होगा इससे। मतलब एक व्यक्तिगत गुण कैसे पूरे संगठन के लिए फायदेमंद हो गया। जी, और ये गुण शायद उनके मूल से भी जुड़ा था, है कि वो जनजातीय परिवार में जन्मे थे। हाँ, तो वो भोलापन, वो निष्कपटता, सरलता, ये सब तो उनमें स्वाभाविक ही रहा होगा। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि इसे जिया और समझा। उनकी विनम्रता, उनकी गहरी समझ और सबको अपना मानने का जो स्वभाव था, उसी ने उन्हें सचमुच अपनों का अपना बनाया। जगदेव राम जी का जीवन सचमुच ये दिखाता है कि कैसे सादगी, समर्पण और अपनी जड़ों से जुड़ाव, ये किसी व्यक्ति को समाज पर गहरा असर डालने की ताकत दे सकता है। हाँ, चाहे इसकी शुरुआत कितनी भी सामान्य क्यों ना हो। बिल्कुल। देव जी अंदर से बेहद ज्ञानी और करुणामय इंसान थे। लेकिन उन्हें पूरी तरह समझ पाना, वो कहते हैं, आसान नहीं था, एक चुनौती थी। सही है। यहाँ तक कि बड़े संत और विद्वान भी उनका बहुत सम्मान करते थे। जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो ज्ञान था उनका, वो सिर्फ किताबी नहीं था, है ना? हाँ, वही, ये जमीन से जुड़ा अनुभव था। बाला साहेब देशपांडे जी जैसे मार्गदर्शक मिले उन्हें, संतों का आशीर्वाद रहा, संघ के संस्कार, इन सब का मिला जुला असर था। अच्छा। और आप कह सकती हैं कि यही व्यवहारिक ज्ञान, यही अनुभव उनके 25 साल जो वो कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रहे, उसकी मजबूत नींव बना। कि भारत के लगभग सभी जनजातीय क्षेत्रों का दौरा किया। अच्छा, मतलब काफी घूमे वो। हाँ, बहुत। और सिर्फ घूमे नहीं, वहाँ की परंपराओं, संस्कृति का गहरा अध्ययन किया, निरीक्षण किया, और इस समझ का इस्तेमाल वो अपने भाषणों में, अपनी बातचीत में करते थे। तभी वो वनवासी समाज की परिस्थितियों और उनकी मानसिकता को इतनी अच्छी तरह समझते थे। जी। वो वनवासी शब्द पर जो विवाद था, उस पर भी उनका नजरिया बड़ा साफ था। हाँ, उन्होंने कहा कि विरोध विचारधारा का है, शब्द तो बस एक बहाना है। सीधी बात। बिल्कुल। और एक और बात, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके काम का असर फौरन क्यों नहीं दिखता, तो उनका जवाब भी, हाँ, वो भी बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि देखिए, जनजाति समाज अपने स्थान पर खुश है, उनमें विकास की आकांक्षा जगाने का काम हमें करना है, और इसमें समय लगेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। और वो ये भी मानते थे कि उन्हें शहरी चकाचौंध से बचाकर रखना चाहिए। हाँ, कि प्रकृति के सानिध्य में, वन क्षेत्र में ही उनके रहने के प्रयास होने चाहिए। ये आज के संदर्भ में एक अलग दृष्टिकोण जरूर है। बिल्कुल। अच्छा, उनकी सहन शक्ति और समर्पण की बात करें, हाँ, तो वो तो अविश्वसनीय लगता है। वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, बीपी, शुगर, किडनी, हृदय रोग, इतना सब कुछ। जी। लेकिन इसके बावजूद न उन्होंने कभी अपनी पीड़ा दिखाई, न काम की रफ्तार कम होने दी। अध्यक्ष के नाते घंटों मंच पर बैठना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत कष्टदायक रहा होगा। हाँ, जब वो अस्वस्थ थे और लोगों ने आराम करने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, काहे का आराम, बीपी, शुगर, अपना काम कर रहे, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। क्या दृढ़ इच्छा शक्ति थी। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और कल्याण आश्रम के लिए उनका जो योगदान था, वो सिर्फ अध्यक्ष का पद नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो संगठन के 52 साल के इतिहास के साक्षी थे।
पूरी तरह से संगठन के साथ एक रूप हो चुके थे। शायद ही कभी किसी ने उनके मुंह से सुना हो कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अच्छा। मतलब संगठन ही सर्वोपरि था जी। वो संगठन का ही विचार रखते थे। स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी ने आश्रम शुरू किया था और जगदेव राम जी के नेतृत्व में ये देश का सबसे बड़ा संगठन बना। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। यहाँ तक कि पद्मश्री सम्मान की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। जब भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री देना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये सम्मान तो असल में बाला साहेब देशपांडे जी को मिलना चाहिए, जिन्होंने कल्याण आश्रम शुरू किया। ये दिखाता है कि वो कितने निस्वार्थ थे, श्रेय लेने की भावना नहीं थी उनमें। एक बार उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली थी, वो बात भी उन्होंने ज्यादा लोगों को बताई ही नहीं, छुपा के रखी एक तरह से। ये तो बड़ी अजीब बात है। आज के जमाने के हिसाब से सम्मान लोग चाहते हैं और उन्होंने मना कर दिया। हाँ, शायद उनके लिए काम ज्यादा जरूरी था, पहचान या सम्मान नहीं। वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। कार्यकर्ता हो या आम वनवासी लोग सबकी सुनते थे, उनकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते थे। अपने विरोधियों के लिए भी कड़वाहट नहीं रखते थे, ऐसा भी सुना है। हाँ, संस्मरण में ऐसे प्रसंग है। वो निजी तौर पर किसी से बैर नहीं रखते थे। इस संस्मरण से जगदेव राम जी की जो एक छवि बनती है, वो एक ऐसे लीडर की है जो जमीन से उठे, अपनी जड़ों को कभी भूले नहीं और अपना पूरा जीवन लगा दिया आदिवासी समाज के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका जीवन यही दिखाता है कि असली नेतृत्व शायद पद या शोहरत में नहीं है, वो है जमीन से जुड़े रहने में, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने में और अपनी संस्कृति के लिए गहरा सम्मान और समर्पण रखने में। और संस्कृति को बचाने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया साहित्य के जरिए, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, ये तो है। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज के इस दौर में जहां भारी प्रभाव इतने ज्यादा हैं, बदलाव इतनी तेजी से आ रहे हैं, जगदेव राम जी का जीवन हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों और पहचान को सिर्फ बचाने नहीं, बल्कि उसे सक्रिय रूप से सहेजने और भविष्य के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के बारे में क्या सिखाता है।